हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। केमिकल काइनेटिक्स का एक लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं और उस लेक्चर में हमने किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पीशीज की रेट कैसे निकालते हैं ये देखा था। रिएक्टेंट की रेट को आप क्या बोलते हो? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। प्रोडक्ट की रेट को क्या बोलते हो? रेट ऑफ अपीयरेंस। और ये जो दोनों रेट्स हैं अपने पास, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, इस रेट को आप रेट ऑफ रिएक्शन से कैसे रिलेट करते हो? रेट ऑफ रिएक्शन से अगर रिलेट कर दोगे तो इन सारी रेट्स का आपस में भी एक रिलेशनशिप बन जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन किया था कि इंडिविजुअल स्पीशीज की किसी की भी रेट अगर उसमें अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड कर दिया जाए तो जो क्वांटिटी आएगी उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट हमने दो तरीके से देखा था, एक एवरेज रेट होता है, एक इंस्टेंटेनियस रेट होता है। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में बेसिकली एक ही फर्क था कि कौन से टाइम इंटरवल के लिए आप ये चेंज नोटिस कर रहे हो। अगर टाइम इंटरवल आपके पास बहुत ही बड़ा है तो वहां से जो भी रेट निकल के आएगी दैट विल बी एवरेज रेट, और अगर टाइम इंटरवल माइक्रोस्कोपी के बहुत ही छोटा है तो वहां से जो भी रेट निकल के आएगी दैट विल बी इंस्टेंटेनियस रेट। ये सारी चीजें हमने देख ली थी, इनके ऊपर बेस्ड एक दो सिंपल से क्वेश्चन भी किए थे और फिर लास्ट में हमने देखा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। आज बेसिकली हम केमिकल काइनेटिक्स का मेन पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें क्या देखेंगे कि कोई भी अपने पास केमिकल रिएक्शन है तो इस केमिकल रिएक्शन की जो रेट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, इंडिविजुअल रेट्स की बात नहीं करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए किस तरीके से आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? रेट लॉ। रेट लॉ का डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली रेट लॉ अपने पास क्या होता है? It is a representation of rate of reaction. It is a representation of rate of reaction in terms of concentration of reacting species. बिल्कुल सही बात है। रिएक्शन की रेट अगर आपको लिखनी है तो ऐसे एक्सप्रेशन में अपने पास क्या आएगा? रिएक्टिंग स्पीशीज जो रिएक्ट कर रही हैं उन्हीं की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में रेट लॉ लिखा जाता है। अब इस रेट लॉ के अंदर क्या होता है? इन रेट लॉ एक्सप्रेशन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, रेट बेसिकली मोलर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और मोलर कॉन्सेंट्रेशन यहां पर किस तरीके से लिखा जाता है कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन को एक ऐसी पावर के साथ रेस किया जाता है जो पावर उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में अपने पास रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन आती है और मोलर कॉन्सेंट्रेशन को रेस करते हैं किसी पावर में, और वो पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के साथ इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा? रिएक्शन को जस्ट देखने से ये पता नहीं चलेगा। रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है? एक्सपेरिमेंटली। केवल एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही रेट ऑफ रिएक्शन आप बता सकते हैं। रेट लॉ कैन ओनली बी डिटरमाइंड विद एक्सपेरिमेंट एंड इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय merely looking at the chemical reaction। केवल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को देख के आप किसी का भी रेट लो एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। केवल रेट लो एक्सप्रेशन अगर आपको बताना है तो किस तरीके से बता सकते हैं? एक्सपेरिमेंट करके ही बता सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा कि रेट लो एक्सप्रेशन में मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज की पावर क्या है। जैसे मान लीजिए एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। तो जनरल एग्जांपल अपने पास क्या हो गया? ए प्लस बी, इससे क्या बन रहा है? सी प्लस डी और डी। कैपिटल ए बी सी डी अपने पास क्या है? रिएक्टिंग स्पीशीज है और स्मॉल ए बी सी डी यहां पर क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो ये जो रेट लॉ का मैंने यहां पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, इस रेट लॉ की डेफिनेशन से रिएक्शन की रेट का जो एक्सप्रेशन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ROR, ये कितना होगा बेटा? Rate of reaction is directly proportional to molar concentration of reactant और molar concentration of reacting species। और इन molar concentration की पावर क्या होगी? कुछ भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो पावर A और B हो, A और B हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन आपको पता नहीं है। आप केवल कब पता कर सकते हो? जो क्वेश्चन वाला आपको इन्फॉर्म करेगा। क्वेश्चन वाला जैसे भी बताएगा किन की पावर को किस में रेस करना है, वही आपके पास फाइनल रेट ऑफ एक्सप्रेशन होगा। तो क्या लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू पावर वाई। एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा के, ए रेस टू पावर एक्स, बी रेस टू पावर वाई। इस के को हम क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट।
और क्या बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, या और क्या बोल सकते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट। बेसिकली ये बाकी के जो दो वर्ड है ये तो यूज करने के लिए नहीं मिलेंगे, हम सबसे ज्यादा के को क्या बोलेंगे रेट कांस्टेंट बोलेंगे। और एक्स और वाई यहां पे क्या है, एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट रिएक्टेंट के सामने मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट ए एंड बी। मतलब कि x a के इक्वल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, y b के इक्वल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ये पर्टिकुलरली रेट लॉ का एक्सप्रेशन आपको बोलता है। रेट लॉ अपने पास क्या करेगा, किसी भी रिएक्शन की रेट बताएगा इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन को किसी पर्टिकुलर पावर में रेज करना पड़ेगा। वो पावर स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। रेट लॉ अगर आपको किसी रिएक्शन के लिए प्रेडिक्ट करना है तो रिएक्शन को देख के प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, केवल आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही ये पता कर सकते हो। अब आगे यहां पे क्या आता है अपने पास कि ये जो x और y है यहां से और एक और क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर। कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये भी क्वेश्चंस में काफी ज्यादा पूछा जाएगा कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो रिएक्शन का ऑर्डर अगर आपको पता करना है तो रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितनी भी रिएक्टिंग स्पीशीज हैं उन रिएक्टिंग स्पीशीज की पावर का सम। तो क्या लिखेंगे इसको, सम ऑफ द पावर्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। रिएक्टिंग स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन की पावर का सम होता है इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर आपके पास होगा तभी आप क्या पता कर सकते हैं, रिएक्शन का ऑर्डर पता कर सकते हैं। तो अगर इसी रिएक्शन की बात की जाए तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, x प्लस वाई। यहां पर रिएक्टिंग स्पीशीज क्या है, ए और बी, और ए की पावर आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या रखी है x, और रेट लॉ एक्सप्रेशन में b का पावर क्या रखा है y। ए और b की बात नहीं है, x और y की बात है। तो ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन विल बी x प्लस वाई। और बताइए ये जो x प्लस वाई है क्या ये a प्लस बी के इक्वल होगा, क्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा। तो एक पॉइंट यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई में और मे नॉट बी इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, आगे ऑर्डर के बारे में और कुछ प्रॉपर्टीज हम पता करते हैं, जैसे कि किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है ये ऑर्डर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। साथ ही साथ फ्रैक्शनल में भी हो सकता है, जैसे कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर 1/2 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, मतलब कि कोई इंटीजर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है। तो यहां से ऑर्डर के बारे में एक और क्या खास बात पता चली कि ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3 anything or a fractional value। फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ऑर्डर के बारे में नेक्स्ट अपने पास इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है कि ये जो आपने ऑर्डर निकाला ये तो कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर है। रिएक्शन में वापस से लिख देता हूं, रिएक्शन क्या था अपने पास, AA प्लस BB दैट इज इक्वल टू CC प्लस DT, और इसका रेट एक्सप्रेशन आपने क्या लिखा था, रेट एक्सप्रेशन जिसको रेट लो बोलते हैं, क्या निकालते हैं उससे, रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ गया था, K मल्टीप्लाइड बाई A रेज टू पावर X B रेज टू पावर Y। X प्लस वाई अपने पास क्या है, इस टोटल केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर है, और ये ऑर्डर कितना हो सकता है, 0, 1, 2, 3 या कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता है। एक नेक्स्ट पॉइंट अपने पास ऑर्डर का क्या आता है कि रिएक्टिंग स्पीशीज A के रेस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, या रिएक्टिंग स्पीशीज B के रेस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है। तो यहां पर इंडिविजुअल ऑर्डर की बात भी हो सकती है। तो X इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए। सिमिलरली y अपने पास क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू b। अगेन x और y की वैल्यू क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3 या कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है। एक पॉइंट और देखना कि किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल रिएक्टिंग स्पीशीज के रेस्पेक्ट में ये ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां पे एक और पॉइंट क्या आ गया, नेगेटिव ऑर्डर कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड with respect to any particular reacting species। किसी भी एक रिएक्टिंग स्पीशीज के रेस्पेक्ट में ऑर्डर यहां पर नेगेटिव भी हो सकता है। तो बेसिकली सारी बातें ट्रू हो गई कि ए या बी के रेस्पेक्ट में जो आप ऑर्डर लिख रहे हो, जिस ऑर्डर को आपने क्या बोला एक्स और वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू यहां पे क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। यहां पे ऑर्डर के बारे में ये सारी बातें अपने पास क्लियर हैं। अब यहां से अपन क्या करते हैं कि ये जो रेट कांस्टेंट आपने निकाला हुआ है, इस रेट कांस्टेंट की यूनिट देख लेते हैं। तो रेट कांस्टेंट का अपने पास यूनिट क्या आएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपको सभी की यूनिट्स पता है, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना भी बहुत आसान होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू पावर एक्स और बी रेस टू पावर वाई। तो बेसिकली ये अपने पास क्या हो गया, के ए और बी अपने पास क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन की पावर बेसिकली क्या हो गई, x प्लस वाई हो गई। और x प्लस वाई को मैं सीधा ऐसे लिख देता हूं कि लेटर से कि x प्लस वाई का सम किसके बराबर है, n के बराबर है। मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, n ऑर्डर। n ऑर्डर अपने पास कितना हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन की बात है तो कॉन्सेंट्रेशन लिख देता हूं यहां पे, और इसकी पावर अपने पास क्या हो गई, n। और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, तो कॉन्सेंट्रेशन अपने पास क्या हो गया, मोल पर लीटर और डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से K का जो यूनिट आएगा, ये भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। यहां मोलर कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी है, 1, यहां मोलर कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी है, n। तो K की जो यूनिट आएगी अल्टीमेटली वो क्या आएगी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स मोल बाय लीटर की पावर 1 माइनस n। और टाइम यहां पर ऑलरेडी है ही सही, तो टाइम इनवर्स। तो यूनिट अपने पास क्या हो सकता है, मोल बाय लीटर 1 माइनस n पावर में, और टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट है, उसको किस में लिया जा सकता है, सेकंड में। तो ये पर्टिकुलरली अपने पास रिएक्शन का जो कांस्टेंट है k, जिसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं, इस रेट कांस्टेंट का यूनिट आ गया। यहां पर n की वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे तो 0 ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट आ जाएगी। n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 1 ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसके लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चंस में हमें रेट कांस्टेंट का जो यूनिट दिया होता है ना, उसी यूनिट से आप ये पता कर पाओगे कि ये पर्टिकुलरली कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है और कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। ये पता करने के बाद हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑर्डर आपको क्या पता चला है कि किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट या रिएक्टिंग स्पीशीज की जो पावर होती है, उन पावर्स का सम अपने पास रेट ऑर्डर होता है, और किसी भी इंडिविजुअल रिएक्टिंग स्पीशीज की जो पावर होती है वो उसी इंडिविजुअल रिएक्टिंग स्पीशीज का ऑर्डर होता है। टोटल ऑर्डर अपने पास क्या होता है, पावर्स का सम। ओके, अच्छा एक पॉइंट और लिख लेते हैं हम कि आपने ये बताया गया कि रेट लॉ को केवल एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जा सकता है। रेट लॉ को अगर आप फाइंड आउट कर पाओगे तब जाके आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चलेगा। तो एक बात यहां से और क्लियर हो गई कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपको पता करना है तो वो एक्सपेरिमेंटली ही पता किया जा सकता है। कहां से, रेट लॉ एक्सप्रेशन से। तो क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन कैन बी determined with experiment only। केवल आप एक्सपेरिमेंट की वजह से ही किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हो, और उसी रेट लॉ एक्सप्रेशन में आप चाहें तो ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने लिख लिया। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको क्वेश्चन में मिलेगा। क्वेश्चन में मिलने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपने और क्या सीख लिया कि ऑर्डर क्या होता है,
कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है और इंडिविजुअल स्पीशीज का ऑर्डर क्या होता है। इन ऑर्डर की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, अब आगे बात आती है कि हम इन केमिकल रिएक्शंस को पर्टिकुलरली दो टाइप से डिवाइड यहां पे करेंगे और दोनों टाइप्स में हमने पास ये वापस से रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट लो को जो एक्सप्रेशन है उसको लिखने की कोशिश करेंगे। ये जो दो टाइप है अपने पास केमिकल रिएक्शंस के, ये क्या क्या हैं? एक रिएक्शन को बोलते हैं हम एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दोनों के जो बेसिकली डिफरेंस है वो अभी बता देता हूं, और एक ही डिफरेंस है उसी से पता चल जाएगा। ज्यादा कुछ एलिमेंट्री रिएक्शन में या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको लिखना नहीं है। एलिमेंट्री रिएक्शन उसको बोलते हैं जो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, मतलब यहां पर जितनी भी रिएक्टिंग स्पीशीज है वो आपस में टकरा के एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बना देती है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगा बेटा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सिंपल जस्ट इसका ऑपोजिट होगा एलिमेंट्री का। किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको कंप्लीट होने में या प्रोडक्ट बनाने में एक से ज्यादा स्टेप्स लग सकती हैं, जैसे कि 2 स्टेप लग गई, 3 स्टेप लग गई, 4 स्टेप लग गई, 5 स्टेप लग गई, इस तरीके से। एलिमेंट्री रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, तो एक ही स्टेप में सारे रिएक्टेंट ऐसे टकराए और सीधा क्या बन गया? प्रोडक्ट। तो बीच में कोई इंटरमीडिएट बनने का मौका मिला है क्या? नहीं। कोई दूसरी स्टेप आई है क्या? बिल्कुल नहीं। एलिमेंट्री रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंप्लीट होने में 2 या 2 से ज्यादा स्टेप लेती है। तो लेट अस से कि पहली स्टेप में जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराए वैसे ही कोई इंटरमीडिएट बन गया। अब ये इंटरमीडिएट किसी और से टकराया तो उससे क्या बन गया? फाइनली प्रोडक्ट बन गया। अगर 2 स्टेप की बात है तो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप होगी तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में इंटरमीडिएट बनता है। तो दोनों के बारे में आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बेसिकली 2 ही पॉइंट है, वो पता चल गए। एलिमेंट्री 1 स्टेप में होता है, कॉम्प्लेक्स 2 स्टेप में होता है। एलिमेंट्री में कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट लो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, अब ये आगे वाला टॉपिक है अपने पास। तो नेक्स्ट आ जाता है अपने पास एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और दोनों में थ्योरेटिकल डिफरेंस जानना बहुत ही जरूरी है। 2 टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसमें से फर्स्ट अपने पास क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलते हैं? जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। रिएक्शंस which completes in a single step। सिंगल स्टेप में अगर कन्वर्ट हो जाएंगे तो रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में रिएक्ट करके सीधा प्रोडक्ट ही बनाने वाली है, इंटरमीडिएट कोई बनेगा नहीं। नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। यही एक रिएक्शन में कंसिडर कर लेता हूं, AA प्लस BB दैट इज इक्वल टू CC प्लस DD। अब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या नहीं है, आप इस रिएक्शन को देख के ये नहीं बता सकते। क्वेश्चन में ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो लेट अस से कि दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री। तो आपने क्या किया? रेट लॉ को यूज करोगे आप। तो रेट लॉ को अगर यूज करोगे तो आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे? रेट कांस्टेंट K मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टिंग स्पीशीज A और B की मोलर कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर X एंड Y। X और Y की वैल्यू क्या होगी ये आप एक्सपेरिमेंटली बताओगे। अब यहां पर अपन क्या करते हैं, वापस से 1-2 चैप्टर पीछे चले जाते हैं। आपको मैं वापस से याद दिलाता हूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम हमने एक चैप्टर पढ़ा था, ऐसा ही कुछ रिएक्शन लिखा था और उसमें ऐसी रिएक्शन के सामने यहां पर इक्विलिब्रियम का साइन लगाया था, दैट मीन्स रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगाया था। फिर उसके बाद में आपने केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेरिवेशन करने के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था। लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या बोला गया था? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का रेट, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली का बात किया चाहे रेट बैकवर्ड डायरेक्शन वाली का बात किया, वहां पे किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंडिविजुअल रिएक्टिंग स्पीशीज के कॉन्सेंट्रेशन के, और उनकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या होती है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
वहां पर सीधा सीधा बताया था कि मोलर कॉन्सेंट्रेशंस की जो पावर होती है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, वो पावर किसके बराबर होती है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए और बी के बराबर होती है। और इतनी देर से मैं आपको क्या बता रहा हूं, रेट लो एक्सप्रेशन में यहां पर मोलर कॉन्सेंट्रेशंस रिएक्टिंग स्पीशीज की जो पावर है वो एक्स और वाई होती है, और एक्स और वाई ए और बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये कंफ्यूजन अब क्लियर होने वाला है। अगर रेट लो एक्सप्रेशन से मैं यहां पे रेट लॉ की वजह से अगर मैं यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो उसका एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा, और लॉ ऑफ मास एक्शन से अगर लिखूं तो एक्सप्रेशन कैसा बनेगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब या तो ये सही है या फिर ये केमिकल काइनेटिक्स में जो आपने रेट लॉ पढ़ा है ये सही है। दोनों ही सही है, केवल आपको ये इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा लेनी है जो कि आपको पता होनी भी चाहिए कि एलिमेंट्री जो रिएक्शंस होती है ना, इन एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जो x और y की वैल्यू होगी यहां पे वो a और b के इक्वल होगी। मतलब एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए अगर रेट लो एक्सप्रेशन आपको लिखना है तो रेट लो एक्सप्रेशन आप केवल इस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को देख के ही बता सकते हैं। कैसा रेट लो आ जाएगा यहां पे कि मोलर कॉन्सेंट्रेशंस की जो पावर होगी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल ही होगी अगर ये रिएक्शन कैसा है? एलिमेंट्री। तो इस तरीके से आपने पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम सॉल्व किया था। तो वहां पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन अब आपके पास होनी चाहिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने जितने भी क्वेश्चंस किए थे, जितने भी आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाले हैं या फिर इस डेरिवेशन को आपने सॉल्व किया था, वहां पर सारी रिएक्शंस कैसी थी? एलिमेंट्री। और अगर मान लीजिए कि x और y की वैल्यू a और b के बराबर नहीं है या हो भी सकती है, तो दूसरा केस अपने पास क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अगर x और y की वैल्यू a और b के बराबर है, इसका मतलब कि अपन कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर रहे हैं। और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए केवल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर आपको पता है तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। तो यहां पे क्या हो गया? x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, या x प्लस y इक्वल टू a plus b, and this is must for elementary reaction। अब रिएक्शन एलिमेंट्री है या नहीं है, ये एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये क्वेश्चन वाला ही इन्फॉर्म करेगा कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन को आपको एलिमेंट्री कंसीडर करना है या इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स कंसीडर करना है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट लो एक्सप्रेशन या लॉ ऑफ मास एक्शन से आप रेट एक्सप्रेशन लिखो, एक ही बात आएगी वो। तो यहां पर जो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये बड़े ही काम के हैं, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन की वजह से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सीधा ही अपने पास रेट एक्सप्रेशन में चले जाएंगे। और यहां से इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो आप इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। बताइए ऑर्डर क्या होगा? x प्लस वाई, और x और y की वैल्यू क्या है? a और b। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, ये किसके बराबर होगा? इंडिविजुअल ऑर्डर्स का जो सम होता है x और y का सम किसके बराबर आ जाएगा? a प्लस बी। तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम? सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज a एंड b। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सम के बराबर ही होगा। ये केवल कब हो सकता है? जब रिएक्शन के बारे में आपको बताया गया है कि यह रिएक्शन कैसा है? एलिमेंट्री है। अगली बात आती है, एलिमेंट्री रिएक्शन अगर आपको दे रखा है तो उसके लिए रेट लो एक्सप्रेशन आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करने की जरूरत है, यही लिखा हुआ है, सामने ही लिखा हुआ है। अब अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे आ जाए तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसा होता है? एक से ज्यादा स्टेप में होता है, और एक से ज्यादा स्टेप में होता है तो वहां पर रेट लो एक्सप्रेशन आप किस तरीके से लिखोगे वो अभी बता देते हैं। सेकंड अपने पास रिएक्शन की जो बात आएगी दैट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अपने पास एक से ज्यादा स्टेप में होगी, और एक से ज्यादा स्टेप में अगर होगी तो बीच में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन भी होगा। सेकंड आ गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, रिएक्शंस which takes place in more two or more than two steps।
दो या दो से ज्यादा स्टेप में अगर कोई रिएक्शन हो रही है दैट विल बी कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और आगे बताते हैं, इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में अपने पास इंटरमीडिएट भी बनते हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको दिया जाएगा वो रेट लॉ एक्सप्रेशन केवल एक्सपेरिमेंट से ही फाइंड आउट किया जा सकता है। उसमें रिएक्टिंग स्पीशीज की जो पावर लगानी है एक्स और वाई, वो एक्स और वाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। एलिमेंट्री रिएक्शन में तो क्या बोलते हैं कि जो अपने पास मोलर कॉन्सेंट्रेशंस की पावर होती है एक्स और वाई, वो पक्की बात है कि ए और बी के बराबर ही होगी। और यहां पे क्या लिखेंगे कि ए और बी के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हमें नहीं पता। तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख लेते हैं, अगेन सेम ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख लेते हैं अपन, तो ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू सी प्लस डी। और इस रिएक्शन के बारे में हम बोल देते हैं कि ये रिएक्शन कैसी है, कॉम्प्लेक्स। तो यहां से इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन अपने पास, मतलब कि रिएक्शन की रेट का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे बनेगा, रेट कांस्टेंट के, और रिएक्टिंग स्पीशीज की जो पावर है वो पावर आपको क्या रखनी पड़ेगी, एक्स और वाई, और एक्स और वाई ए और बी के इक्वल है क्या। तो ऐसा भी मत बोलना कि बिल्कुल नहीं है, आप इसके बारे में कोई डेफिनेट आंसर दे ही नहीं सकते हो। आप ऐसा नहीं बता सकते कि एक्स और वाई ए और बी के इक्वल नहीं है। आपको क्या बोलना पड़ेगा कि एक्स और वाई ए और बी के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता। तो क्या लिखेंगे, एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी। सिमिलरली क्या लॉ ऑफ मास एक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए लगता है क्या, नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन अगर आप लगाओगे तो लॉ ऑफ मास एक्शन की वजह से रेट एक्सप्रेशन में अपने पास यहां पे पावर क्या आएंगी, ए और बी, और यहां पर पावर ए और बी आए ये कोई फिक्स नहीं है, कोई नहीं बता सकता इस बात को। तो क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अच्छा एक बात और लिख सकते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन किसके लिए वैलिड होता है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही वैलिड होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन इज वैलिड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस ओनली। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपने पढ़ लिया, एलिमेंट्री रिएक्शन आपने पढ़ लिया। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शंस के बीच में डिफरेंस देख लिया, इंटरमीडिएट कहां फॉर्म होता है कहां फॉर्म नहीं होता है वो आपने देख लिया। एक बात और सीख लिया कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन से भी आप इसका रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हो। रेट एक्सप्रेशन अगर लिख सकते हो तो पक्की बात है कि रिएक्टिंग स्पीशीज की जो पावर है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर ही आएगी, कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। रेट एक्सप्रेशन आप केवल रिएक्शन को देख के लिख पाओगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होगा कि रिएक्शन को देख के रेट एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, यहां पर रिएक्टिंग स्पीशीज की जो पावर है वो कुछ भी हो सकती है, ए और बी के इक्वल भी हो सकती है, ए और बी के इक्वल नहीं भी हो सकती है। सही है, अब आगे बढ़ते हैं इसको। एक और टर्म अपने पास आती है दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है और मॉलिक्यूलैरिटी कौन सी रिएक्शन के लिए डिफाइन किया जाता है, कौन सी रिएक्शन के लिए इसका मीनिंग होता है, कौन सी रिएक्शन के लिए इसका मीनिंग होता ही नहीं है। तो मॉलिक्यूलैरिटी अपन क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल सा है कि अगर कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन में अगर अपने पास कुछ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या बोलता है कि एक सिंगल स्टेप में या एलिमेंट्री स्टेप में कितने मॉलिक्यूल आपस में एक साथ टकरा रहे हैं, जितने भी मॉलिक्यूल आपस में एक साथ टकरा रहे हैं ना, उन सारे मॉलिक्यूल्स का सम मॉलिक्यूलैरिटी के बराबर होता है। जैसे एक स्टेप में 2 मॉलिक्यूल टकरा रहे तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गया, 2। एक स्टेप में 3 मॉलिक्यूल टकरा रहे तो मॉलिक्यूलैरिटी कितना हो गया, 3। एक ही स्टेप में 10 मॉलिक्यूल आपस में एक ही डायरेक्शन में आके टकरा रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी इस रिएक्शन का कितना हो गया, 10। तो क्या लिखेंगे यहां पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग
या और क्या लिख सकते हैं, रिएक्टिंग इन अ सिंगल एलिमेंट्री स्टेप। तो बोल ही दिया इसने कि एलिमेंट्री स्टेप होनी चाहिए, तो मॉलिक्युलैरिटी का जो मीनिंग है केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही आ सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप्स होती हैं। कौन सी रिएक्शन के लिए आप मॉलिक्युलैरिटी बताओगे, ऐसा कुछ कंसेप्ट ही नहीं होता। एलिमेंट्री रिएक्शन अगर है तो आप मॉलिक्युलैरिटी बता सकते हो, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी क्या होगी, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अगर एलिमेंट्री स्टेप है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ टकरा रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर रिएक्शन का मॉलिक्युलैरिटी। तो जैसे मान लो क्या इक्वेशन लिख देता हूं, 2a + 3b 4c + 5d, ये अपने पास रिएक्टिंग स्पीशीज है। इन रिएक्टिंग स्पीशीज की वजह से एक एलिमेंट्री स्टेप में क्या बन रहा है, अपने पास प्रोडक्ट बन रहा है। अगर ये एलिमेंट्री स्टेप है या एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो मैं इस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट का एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूं, इस एलिमेंट्री स्टेप के लिए ऑर्डर भी बता सकता हूं, इंडिविजुअल स्पीशीज का ऑर्डर भी बता सकता हूं, और मॉलिक्युलैरिटी भी बता सकता हूं, ओनली जस्ट बाय लुकिंग एट दिस एक्सप्रेशन। ऑन कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो बताइए इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन होगा, वो एक्सप्रेशन कैसा होगा, K मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टिंग स्पीशीज की मोलर कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा बेटा, 2 और 3। तो बताइए A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 2, या B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 3, या टोटल रिएक्शन का ऑर्डर कितना है बेटा, 5, और इस रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी कितनी होगी। तो एक एलिमेंट्री स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, ए के कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, 2, बी के कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, 3, ये सब आपस में टकरा रहे हैं, तभी क्या बन पा रहा है, सी और डी प्रोडक्ट बन पा रहा है। तो यहां पर टोटल मॉलिक्यूल एक साथ कितने टकरा रहे हैं, 5। इसका मतलब इस रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी कितनी हो गई, 5। तो एक तरीके से अगर एलिमेंट्री स्टेप है तो एलिमेंट्री स्टेप के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन आप केवल एलिमेंट्री स्टेप को देख के बता सकते हो, कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले ये तो पता करना पड़ेगा ना कि ये एलिमेंट्री स्टेप है या नहीं है। आप ये पता नहीं कर सकते, ये आपको केवल क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि एलिमेंट्री स्टेप है या एलिमेंट्री रिएक्शन है या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो यहां से ये भी पता चल गया कि इसकी मॉलिक्युलैरिटी किसके बराबर होती है, ऑर्डर के बराबर ही होती है। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे, सीधा एक ही पॉइंट आपको लिखना है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बेसिकली एक से ज्यादा स्टेप में होती है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलैरिटी का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा, बिकॉज मॉलिक्युलैरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री स्टेप। तो यहां पे क्या लिख देंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, मॉलिक्युलैरिटी हैज नो मीनिंग और सिग्निफिकेंस फॉर complex reaction as it occurs in more than one elementary steps। एक से ज्यादा एलिमेंट्री स्टेप में जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है तो मॉलिक्युलैरिटी को डिफाइन करने का यहां पर कोई मीनिंग रह नहीं जाता। एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पे, जैसे मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको दे रखी है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अपने पास क्या है, a + 2b दैट इज इक्वल टू 3c + 4d। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है। एक से ज्यादा स्टेप में जो हो रही है, इसको जितने भी स्टेप में आप लिखोगे ना, एक इंफॉर्मेशन ये भी बहुत बढ़िया है कि कभी भी अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को ब्रेक डाउन करके नंबर ऑफ स्टेप्स में लिखा जाता है तो वो सारी स्टेप्स कैसी होनी चाहिए, एलिमेंट्री। ब्रेक डाउन करने के बाद बीच में कोई भी कॉम्प्लेक्स स्टेप नहीं होना चाहिए, सारी स्टेप्स कैसी होनी चाहिए, एलिमेंट्री। और स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके कैसे लिखेंगे ये आप नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन में ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर इस स्टेप को या इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को ब्रेक डाउन करके 2 एलिमेंट्री स्टेप्स बना रहा हूं और ये इन्फॉर्म कर रहा हूं कि 2 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो एलिमेंट्री स्टेप्स में क्या बना रहा हूं, एक स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया, a + b, इससे क्या बना रहा हूं मैं, लेटर से कि 3c
प्लस 2E और सिमिलरली B प्लस 2E, इससे मैं क्या बना रहा हूं 4D एलिमेंट्री स्टेप्स। कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को अगर ब्रेक डाउन करके मोर देन वन स्टेप में लिखना है तो सारी की सारी स्टेप्स कैसी होनी चाहिए, एलिमेंट्री होनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब एक से ज्यादा स्टेप है और ये एलिमेंट्री स्टेप्स है, तो एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए तो मैं मॉलिक्यूलैरिटी बता ही सकता हूं। तो पहली स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी अगर आप चेक करना चाहो तो कितनी होगी बेटा, ए और बी, ए का 1 मोल और बी का 1 मोल, या ए का 1 मॉलिक्यूल और बी का 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, तो एट अ इंस्टेंट या एट अ पर्टिकुलर टाइम कितने मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, 2। तो रिएक्शन 1 की जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा 2, और रिएक्शन 2 की या एलिमेंट्री स्टेप 2 की जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, बी का 1 मॉलिक्यूल ई के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी 3। अब यहां पे फिर वापस से लोगों के मन में ये डाउट होता है कि सर एलिमेंट्री स्टेप्स में आपने ब्रेक कर लिया और एलिमेंट्री स्टेप्स की आपने मॉलिक्यूलैरिटी बता सकते हो और बता दी, तो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी बता दी ना। कहां बता दी आपने, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को ब्रेक करके इस इंडिविजुअल एलिमेंट्री स्टेप्स की मॉलिक्यूलैरिटी बताई है, बता सकते हो आप। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगी या 3 होगी। फर्स्ट रिएक्शन से आप मॉलिक्यूलैरिटी बताओगे या सेकंड रिएक्शन से बताओगे या दोनों का सम करके बताओगे, कुछ नहीं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है, एक से ज्यादा स्टेप में अगर होती है तो इसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी का कोई मीनिंग नहीं होगा। इन एलिमेंट्री स्टेप्स को मैंने इस तरीके से इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को मैंने एलिमेंट्री स्टेप्स में इस तरीके से ब्रेक डाउन किया। तो बताइए यहां पर रिएक्टिंग स्पीशीज अपने पास क्या है, ए बी सी और डी। इसके अलावा जो भी स्पीशीज यहां पे प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट अपने पास बेसिकली क्या है यहां पर, ई। पता चल गया। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे या इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की रेट कैलकुलेट कैसे करोगे, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ही मैं अलग से पढ़ रहा हूं क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखना बहुत आसान है। एलिमेंट्री रिएक्शन में तो एक ही स्टेप होती है और उस स्टेप को देख के ही आप रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो, मॉलिक्यूलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो तो हमें बेसिकली आता ही है। अब हमें क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे आना है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा एलिमेंट्री स्टेप्स में होता है, तो कौन सी स्टेप पे ध्यान देके हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करना है। तो पहले कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल ले लेता हूं। अभी जो बनाया था मैंने a + 2b दैट इज इक्वल टू 3c + 4d। अब इसको मुझे क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन करने के बाद हर स्टेप कैसी होनी चाहिए, एलिमेंट्री। तो मैंने कैसा ब्रेक डाउन कर लिया, a + b इज इक्वल टू 2e + 3c और 2e + b इज इक्वल टू 4d। ये दोनों स्टेप्स कैसी हैं, एलिमेंट्री। और दोनों स्टेप्स को अगर आप ऐड कर दोगे ना वापस, तो अपने पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाएगी। इसका मतलब सब कुछ सही दे रखा हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मुझे ये दे रखा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बना रहा हूं, ठीक है। अब बात आती है कि इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की अगर आप रेट कैलकुलेट करना चाहते हो, रेट एक्सप्रेशन बनाना चाहते हो, तो कौन सी स्टेप से बनाओगे, इससे बनाओगे या इससे बनाओगे। तो ये बहुत ही इजी फंडा है, इसको आप खुद ही देख लेना कि अगर मान लीजिए यहां पर एक से ज्यादा स्टेप्स हैं, तो इन स्टेप में क्या होगा कि कुछ रिएक्शंस फास्ट होगी, कुछ रिएक्शंस स्लो होंगी। फास्ट रिएक्शन जो होती है वो तो विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या कुछ सेकंड में ही कंप्लीट हो जाती है, तो उनके लिए तो हमें रेट नोटिस करने का मौका ही नहीं मिलता। तो बेसिकली यहां पर आपको यह भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि जितनी भी एलिमेंट्री स्टेप है इनमें से कौन सी रिएक्शन फास्ट है और कौन सी रिएक्शन स्लो है। अब 2 है तो एक को क्या बोल सकता हूं, फास्ट, और एक को क्या बोल सकता हूं मैं, स्लो। लेकिन अगर 2 से ज्यादा 10 एलिमेंट्री स्टेप है, 10 एलिमेंट्री स्टेप हैं, तो वहां पर एक से ज्यादा रिएक्शन कैसी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है, एक से ज्यादा रिएक्शन कैसी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है। तो फिर कौन सी को देखेंगे अपन। तो हमेशा याद रखना कि फास्ट रिएक्शन, अच्छा इन 10 रिएक्शन में क्या होगा, एक ही रिएक्शन ऐसी होगी जो स्लोएस्ट होगी और उस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में बाकी की 9 रिएक्शन, चाहे उनकी रेट है ना, चाहे वो फास्ट हो या स्लो हो, लेकिन बाकी की 9 रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप के रेस्पेक्ट में फास्ट ही तो होंगी।
तो हमेशा अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताना है या रेट एक्सप्रेशन अगर आपको लिखना है, तो यहां पर पहली बात तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को ब्रेक डाउन करके एलिमेंट्री स्टेप्स लिखी जाएंगी, और इन एलिमेंट्री स्टेप्स में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, कुछ रिएक्शंस पे लिखा होगा मिलेगा फास्ट, और कुछ पे लिखा हुआ मिलेगा या एक पर्टिकुलर रिएक्शन पे लिखा होगा स्लोएस्ट स्टेप। सबसे धीमे कौन हो रहा है, तो जो सबसे धीमा स्टेप होगा, सबसे स्लो स्टेप होगा, उसी स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा कि ये रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगी, और उसी रिएक्शन से हम क्या पता कर पाएंगे कि इस रिएक्शन की रेट क्या है या इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन क्या आ सकता है। तो जैसे मैंने मान लो बता दिया कि पहला वाला जो स्टेप है वो कैसा है, फास्ट है, और सेकंड वाला स्टेप कैसा, स्लोएस्ट है। तो यहां से अब मैं बता चुका आपको कि जो फास्ट रिएक्शन होती है वो तो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ही कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके लिए तो काइनेटिक्स आप देख ही नहीं पाओगे, उसके लिए तो रेट नोटिस ही नहीं कर पाओगे। रेट केवल आप किसके लिए नोटिस कर सकते हो, स्लोएस्ट स्टेप के लिए। तो यहां से फंडा क्या बन जाता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की रेट आपको बतानी है या रेट एक्सप्रेशन आपको लिखना है, तो किससे लिखना है, स्लोएस्ट स्टेप से लिखना है, और इसी स्लोएस्ट स्टेप को हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या लिख सकते हैं, रेट एक्सप्रेशन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन इज कैलकुलेटेड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन फ्रॉम स्लोएस्ट स्टेप called elementary step, sorry called rate determining step। elementary steps तो सारी हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को जब ब्रेक डाउन करते हैं तो एलिमेंट्री स्टेप्स बनानी ही पड़ती हैं। तो जो भी स्लो स्टेप होगा उसी को क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इसी से आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की रेट को पता करोगे, इसी से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे। अब बताइए, ये स्लो स्टेप है, तो यहां से अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन या जो रेट एक्सप्रेशन आ सकता है वो क्या आ सकता है, तो इस स्लो स्टेप को देखते हुए मैं रेट एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। अब कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इसको जितनी भी स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है वो स्टेप्स कैसी होती है, एलिमेंट्री, और एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए तो लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड होता है, और लॉ ऑफ मास एक्शन से ही आप रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हो। तो क्या आएगा बेटा, रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाई रिएक्टिंग स्पीशीज ए, ई एंड बी, तो ई की पावर क्या रखेंगे अपन 2 और बी की पावर क्या रखेंगे 1, और यहां से इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। अब अगली बात क्या आती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप अपने आप समझोगे भी सही, कि यहां पे जो इस पर्टिकुलर स्लोएस्ट स्टेप का ऑर्डर है, और ये ऑर्डर कितना आ रहा है 3, क्या ये ऑर्डर इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर होगा या नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास एक इंफॉर्मेशन और होनी है कि जब भी हम किसी भी रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उस रिएक्शन की रेट एक्सप्रेशन में केवल रिएक्टिंग स्पीशीज आनी चाहिए, और उन रिएक्टिंग स्पीशीज की जो पावर है वो कुछ भी हो सकती है। तो अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर आपको सच में कोई रेट एक्सप्रेशन लिखना है, सही वाला रेट एक्सप्रेशन लिखना है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन अपने पास क्या आएगा, रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर x एंड b रेज़ टू पावर y। x और y की वैल्यू क्या होगी ये नहीं बता सकते। रेट एक्सप्रेशन हमेशा रिएक्टिंग स्पीशीज की टर्म्स में ही लिखा जाता है, और अब यहां से क्लियर हो रहा है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की रेट कैलकुलेट करनी है, कितना टाइम लगेगा रिएक्शन को कंप्लीट होने में, ये कैलकुलेट करना है, तो किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्लोएस्ट स्टेप से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोएस्ट स्टेप का एक रेट एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, और यहां से मैं चाहूं तो रेट कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन स्लोएस्ट स्टेप का जो रेट एक्सप्रेशन है, क्या ये रेट एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन के बराबर हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां तो इंटरमीडिएट्स की टर्म्स आ रही हैं, और किसी भी रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन में केवल रिएक्टिंग स्पीशीज की टर्म्स आनी चाहिए, इंटरमीडिएट की टर्म्स नहीं आनी चाहिए। तो एक फंडा यहां से क्या क्लियर हो गया कि जो भी आपके पास स्लोएस्ट स्टेप है, इसका ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऑर्डर के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। एक्चुअली में आप इसका ऑर्डर कैसे बता पाओगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो भी आपके पास स्लो स्टेप का रेट एक्सप्रेशन आया, इसमें आपके पास क्वेश्चन में कुछ पर्टिकुलर रिलेशनशिप मिलेगा, और उस रिलेशनशिप से आपको ये ई को रिप्लेस करके
ए बी सी डी कुछ लाना पड़ेगा, रिएक्टिंग स्पीशीज लानी पड़ेगी। और अगर ऐसा आप फाइनल रेट एक्सप्रेशन तैयार कर पाते हो तो उस फाइनल रेट एक्सप्रेशन को देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हो, लेकिन फिलहाल नहीं पता कर सकते। और उसका एक ही रीजन है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो या चाहे एलिमेंट्री रिएक्शन हो, रिएक्शन की रेट एक्सप्रेशन में केवल रिएक्टिंग स्पीशीज आनी चाहिए, कोई इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। तो ये तो बेसिकली मैंने जुगाड़ लगा के रेट निकाल लिया और इस रेट का एक्सप्रेशन भी मैंने बता दिया, लेकिन यहां से जो ऑर्डर आएगा ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ऑर्डर के बराबर होगा या नहीं होगा कोई नहीं बता सकता। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ स्लोएस्ट स्टेप में और may not be equal to order of complex reaction। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऑर्डर के बराबर स्लोएस्ट स्टेप का ऑर्डर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, कुछ पता नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली आपको यह फील आ रही होगी कि कॉम्प्लेक्स स्टेप के बारे में या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में मॉलिक्युलरिटी का तो कोई मीनिंग होता नहीं है, उसका ऑर्डर बेसिकली कुछ भी हो सकता है, रेट एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है इसका, ठीक है। और एक बात और है, और ये आगे अपने पास यूं मान लो कि 8 से 10 लेक्चर बाद इन चीज़ों को यूटिलाइज भी करना पड़ेगा जब आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन आप कहाँ से लिख पाओगे, उसमें स्लोएस्ट स्टेप ढूंढोगे और उस स्लोएस्ट स्टेप का रेट एक्सप्रेशन लिखोगे। लेकिन ये रेट एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर इंटरमीडिएट की टर्म आ रही है। तो अभी मैंने क्या बताया था कि क्वेश्चन में आपको इंटरमीडिएट का जो रिलेशन है वो ए बी सी डी के साथ भी मिलेगा। तो इंटरमीडिएट के टर्म को विद रेस्पेक्ट टू ए बी या सी और डी का एक जो रिलेशन दे रखा है उससे रिप्लेस कर दोगे तो केवल यहां पे कौन सी टर्म्स आएंगी, एबीसीडी की टर्म्स आएंगी। और जैसे ही एबीसीडी की टर्म्स आने लग जाएगी फिर ये रेट एक्सप्रेशन पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का बन जाएगा। और अगर वो आपको पता चल गया तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन आपने बना दिया, ऑर्डर आप आसानी से बता पाओगे। ओके।